हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ बीएड सेकेंड ईयर की क्लास लेकर। और पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि प्राथमिक शिक्षा का क्या स्वरूप है या प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षा ने भारतवर्ष में जो शिक्षा का प्रसार था उसका किसी हद तक आगे बढ़ाने का प्रयास प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से किया गया। और उसमें जो मेन चीज़ थी जो मैंने कल आपको बताई थी वो थी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण के अर्थ को भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया। और मैं आशा करता हूं कि कल जो मैंने आपको पिछली क्लास ली थी उसमें सार्वभौमिकरण के विषय में आप जान गए होंगे और वो कहीं न कहीं आपसे भी वह जुड़ी हुई है। भाई, सार्वभौमिकरण किसी भी कार्य को एकाग्र रूप से नियमित रूप से चलायमान है बिना किसी अवरोध के। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को बिना अवरोध के संपन्न करते हैं तो कहीं न कहीं उस सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को पूरी करता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो आज की क्लास है वो है माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप। तो कल मैंने बताया आपको प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप, आज मैं आपको बताता हूं माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप। तो माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप में माध्यमिक शिक्षा का तात्पर्य है कि उच्च शिक्षा और मध्य शिक्षा के माध्यम से, मतलब प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की जो शिक्षा है वह है माध्यमिक शिक्षा। यानी इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि दूसरे स्तर की शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा मतलब दूसरे स्तर की शिक्षा या मध्य स्तर की शिक्षा, अर्थात जिसका अर्थ है कि प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की जो शिक्षा होती है उसे हम माध्यमिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। आज किसी भी देश में माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी होती है और अपने में पूर्ण इकाई के रूप में यह तीनों कार्य करती है। यह बच्चों के निर्माण की शिक्षा होती है, परंतु यह शिक्षा बच्चों की किस आयु और किस आयु तक निर्धारित की जाए इसमें कहीं न कहीं पाठचर्या में संशय है। तो कहीं न कहीं आप इस बात को मान लीजिए कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य में जो ये शिक्षा है यह कहीं न कहीं कड़ी के रूप में कार्य करती है। यानी बच्चे की जो स्थिति है, जो उसका मेन विकास है वह कहीं न कहीं माध्यमिक स्तर पर आकर रुक जाती है। यानी माध्यमिक स्तर की शिक्षा वो है जो बालक के संपूर्ण विकास की ओर मार्ग बनाने का कार्य करती है। तो कहीं न कहीं हम माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा की ओर जब बढ़ते हैं तो एक तरह के क्लासिफिकेशन के अनुसार उस शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। और कहीं न कहीं माध्यमिक शिक्षा जो है हमको अपने भविष्य की ओर ले जाने के लिए भी एक प्रकार का संकेत प्रदान करती है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही बालक का जो उज्जवल भविष्य है वह कहीं न कहीं माध्यमिक शिक्षा के ऊपर ही निर्भर है। यानी उसको माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए जो आगे चलकर जिससे कि उसका भविष्य उज्जवल हो और उससे वह लाभान्वित हो। तो हम कह सकते हैं कि जो ये अर्थ है उसका स्पष्टीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि माध्यमिक शिक्षा जो है वह दूसरे स्तर की शिक्षा है और दूसरी भाषा में यह प्राथमिक और उच्च शिक्षा की मध्य की शिक्षा है। स्पष्ट हो गया। तो स्वतंत्रता उपरांत, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया।
जब अपना देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, यानी उसको गठित किया गया। और इस आयोग ने माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को चलाने का सुझाव दिया, जिसमें आपके कोठारी कमीशन को आप जानते होंगे। कोठारी आयोग ने भी माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। फिर नई शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार हुआ। फिर उसमें संशोधित शिक्षा नीति आई। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 10+2 और +3 की संरचना को घोषणा की गई, और उसी के अनुसार आज भी शिक्षा चलायमान है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं, नोट कर देते इसमें, कि 10+2 और +3 ये जो संरचना थी, जो कहीं ना कहीं +2 पर आकर आधारित हो जाती थी। यानी कि शिक्षा का जो संरचना बनाया गया था पाठ्यक्रम के अनुसार, वह कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देता था कि किस प्रकार की शिक्षा माध्यमिक स्तर पर और दी जाए। तो जो 10 शिक्षा थी वह सभी राज्यों में एक तरह से लागू थी, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं था, और उसमें किसी प्रकार का अलग से नियम भी नहीं था। तो इस शिक्षा पे तो किसी को संशय था ही नहीं। यानी जो प्राथमिक शिक्षा चल रही थी +10 तक, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का संशय नहीं था। सभी जगह शिक्षा समान रूप से हर प्रदेश में, हर राज्य में लागू थी। लेकिन जब माध्यमिक स्तर पे बात आई, जब +2 की बात आई, तो इसमें कहीं ना कहीं वर्गीकरण हो गया। यानी प्रथम 10 वर्षीय पाठ्यक्रम सब बच्चों के लिए समान था, पर +2 पर वर्गीकरण हो गया। अब +2 पर वर्गीकरण होने से तात्पर्य क्या था कि वहाँ की शिक्षा और वहाँ के समुदाय और वहाँ की स्ट्रक्चर के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के स्ट्रक्चर को बनाया गया। बात को समझिए आप, कि +10 तक, 1 से लेकर 10 तक जो प्राथमिक शिक्षा थी वो सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा थी, और उसका प्रारूप एक था, बस मातृभाषा के अंतर था। लेकिन जब +2 की बात आई, माध्यमिक शिक्षा की बात आई, जिसको हम उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के मध्य की कड़ी के रूप में देखते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आ गया +2 की शिक्षा को लेकर। यानी 11th और 12th की जो शिक्षा थी, उसमें लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों ने अपने अपने विचारों, अपने अपने मंतव्यों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया, और किसी हद तक वो सफल भी रहे, क्योंकि उनको अपने अनुसार शिक्षा व्यवस्था को करनी थी। इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था के निर्धारण के लिए कई विभागों की नियुक्ति की गई। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, और इसके लिए राज्य मंत्रियों को स्पेशल रूप से शिक्षा मंत्री के पद भी आवंटित किए गए। तो हम आते हैं, अब समझते हैं कि माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा और प्रशासन ने किस प्रकार शिक्षा को देने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम आते हैं कि माध्यमिक शिक्षा और प्रशासन। तो माध्यमिक शिक्षा और प्रशासन के अंतर्गत राज्य में माध्यमिक शिक्षा के संचालन 2 प्रकार से शुरू हो गए। राज्य में माध्यमिक शिक्षा का संचालन 2 प्रकार से शुरू हो गया। पहला था शिक्षा विभाग के द्वारा, और दूसरा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। ठीक है, पहला था शिक्षा विभाग के द्वारा और दूसरा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय जो था सॉरी शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण रखता था। शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण रखता था और उन्हें वित्तीय अनुदान भी देता था। राज्य में 2 प्रकार के विद्यालय थे, राजकीय विद्यालय और मान्यता प्राप्त। आपको स्पष्ट कर दे कि कभी कभी सुना होगा कि राजकीय विद्यालय में वो टीचर है या राजकीय विद्यालय में प्रचार है। यानी राजकीय विद्यालय से तात्पर्य है कि वो विभाग का कार्यालय है, वो विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापित किया गया सरकारी विद्यालय। उसके जो भी मदे हैं वह राज्य सरकार वहन करती है। और दूसरा आता है मान्यता प्राप्त। तो सबसे पहले आते हैं कि राजकीय विद्यालय क्या है।
तो राजकीय विद्यालय का संचालन स्वयं शिक्षा विभाग करता है। यह संचालन माध्यमिक शिक्षा निदेशक के देख रेख में संपन्न होता है और इन शिक्षकों की नियुक्ति जन सेवा जो भी होती हैं वह सरकारी मद के अनुसार होती हैं। सेकंड नंबर आते हैं मान्यता प्राप्त। तो मान्यता प्राप्त का तात्पर्य है कि विद्यालयों की संख्या राजकीय विद्यालयों की संख्या से अपेक्षाकृत अधिक है। अधिक इसलिए है क्योंकि इन्हें गैर प्राप्त सरकारी संस्था के रूप में स्थापित किया जाता है और इसको शिक्षा विभाग जो है मान्यता प्रदान करती है। और ये जो भी विद्यालय है मान्यता प्राप्त वाले वह निजी अभिकरण मतलब होता है कि एजेंट यानी किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, गैर सरकारी व्यक्तियों के द्वारा इन कार्यों को संचालित किया जाता है, उसको कहते हैं मान्यता प्राप्त विद्यालय। इनके शिक्षकों को वेतन प्रबंध समिति अपने तरीके से देती है और धीरे धीरे इनमें परिवर्तन भी करती रहती है। राज्य सरकार इन्हें अपने नियंत्रण में ले रही है, परंतु शिक्षकों के वेतन और उनकी जो भी क्रियाकलाप है और जो भी सेवाएं हैं वह सब निजी हाथों में रखना चाहती है। तो इस प्रकार राज्य की शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य मंत्री के अनुसार इन शिक्षा विभागों पर होता है। अब आते हैं कि इनके लिए शिक्षा विभाग की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि जब राज्य स्तर पर शिक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं हमें इन विभागों के लिए शिक्षा का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए निम्न विभागों की स्थापना करनी पड़ती है। तो शिक्षा के उत्तरदायित्व को पूर्ति करने के लिए हमें राज्य शिक्षा मंत्री यानी राज्य स्तर पर जो चुन के मंत्री आते हैं कैबिनेट स्तर के, उनका एक पद होता है राज्य शिक्षा मंत्री, जिसके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं। जो पहला है राज्य सलाहकार शिक्षा बोर्ड, दूसरा है मंत्रालय समन्वय समिति, तीसरा है सचिवालय तथा निदेशालय। तो कहीं न कहीं राज्य शिक्षा मंत्री के अंडर में यह तीन चीजें या तीन बोर्डों का गठन किया जाता है जिससे कि प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप से चलायमान रखा जाए। अब आते हैं माध्यमिक शिक्षा और प्रशासन में, दूसरी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमुख कार्य है विद्यालय को मान्यता प्रदान करना, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति करना और परीक्षा की व्यवस्था करना। बोर्ड के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप से इसके द्वारा प्रतिपादित करते हैं। यानी ये जो भी राजकीय विद्यालय हैं वह परीक्षाओं का जो प्रणाली है वो सभी कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में होता है। यानी जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है, जो पाठ्य पुस्तक का निर्धारण है और जो विषय का निर्धारण है, जो पेपर की सेटिंग है, जो परीक्षा प्रणाली है, वह सभी कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में संपन्न होता है। अब आते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल किया करिए कि कभी कोई चीज़ अगर शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के विषय में आए तो कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन हैं जो प्राथमिक में भी लागू होती हैं, माध्यमिक भी लागू होती है, उच्च शिक्षा में भी लागू होती है। तो आप ये मत सोचिए या रटने की प्रयास मत करिए कि हमने जो चीज़ उस शिक्षा स्तर में देखा है उसी को ज्यों का त्यों लिखें। तो आप प्राथमिक स्तर की जो शिक्षाएं हैं, जो उद्देश्य थे, उनको भी आप इसमें समन्वित कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षा के उद्देश्यों का जो निर्धारण था वह कहीं ना कहीं NCERT के पैटर्न में था, क्योंकि +2 के अंतर्गत जो शिक्षा दी जा रही थी उसके अनुसार उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। तो +2 का मतलब क्या था कि +2 के अनुसार छात्र अपनी पाठ्यक्रम का निर्धारण करते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं जब मैंने आपसे इससे पहले बताया कि वर्गीकरण किया गया, तो वर्गीकरण का तात्पर्य यही था कि +2 में आके छात्र जो है अपने शिक्षा को वर्गीकृत करता है, यानी अपने रुचि के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों का निर्धारण करता है।
और अपने आगे आने वाले उच्च शिक्षा के भविष्य के अनुसार अपने पाठ्यक्रम का चयन करता है और उसी पाठ्यक्रम के अनुसार आगे की शिक्षा को बढ़ाता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो +2 के निर्देशन हैं, जो उद्देश्य हैं, वह कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। क्योंकि जब माध्यमिक स्तर पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को इस योग्य मानते हैं कि हम शिक्षा को व्यवसायीकरण का रूप दे सकते हैं। यानी आगे चलकर हमें जीविकोपार्जन के लिए ऐसी शिक्षा का चयन करना चाहिए जो आगे चलकर हमारे भविष्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर सके। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर जब +2 की शिक्षा के अंतर्गत आते हैं तो इनके जो उद्देश्य हैं वह 2 प्रकार से हो जाते हैं। एक हो जाता है एकेडमिक और एक हो जाता है व्यवसायिक। तो एकेडमिक के अनुसार आदमी विद्यालय के स्तर के अनुसार शिक्षा लेना चाहता है जो एकेडमिक रूप में चल रही होती है, और दूसरा व्यवसायिक स्तर में जो व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार, अपने व्यवसाय के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों का चयन करता है। और यह कहीं ना कहीं NCERT ने अलग अलग उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए अलग अलग उद्देश्यों को रखा है। तो जो आपने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य थे उसी में आप इनको भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं NCERT ने व्यावसायिक शिक्षा का मूल उद्देश्य निर्धारित किया है। उनके अनुसार छात्रों में किसी भी व्यवसाय या उत्पादन संबंधित ज्ञान और कौशल का विकास करने के लिए +2 की शिक्षा अनिवार्य हो जाती है और इसी को अपना उद्देश्य का निर्धारण भी करता है। तो सबसे पहले आते हैं एकाडमिक शिक्षा, यानी एकेडमिक के अनुसार शिक्षा को लेने का प्रयास शिक्षार्थी करता है, यानी अपने उद्देश्यों के लिए वह इसमें आगे जाने के लिए, अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए एकेडमिक ज्ञान का भी सहारा लेता है। दूसरा है उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, अपने आप को उच्च शिक्षा में ले जाने के लिए। जब उच्च शिक्षा में आते हैं तो उच्च शिक्षा का जो ज्ञान है या जो प्रसार है वो कई विभागों में, कई सब्जेक्टों में बंट जाता है। इसके लिए उसको अभी से अपने पाठ्यक्रम का चयन करना पड़ता है। नेक्स्ट आएंगे व्यावसायिक शिक्षा। तो +2 की शिक्षा जो होती है वो कहीं ना कहीं व्यावसायिक स्तर पर होती है, यानी कला कौशल का निर्माण करती है। यानी इस प्रकार की शिक्षा ली जाए जो उसको आगे चलकर उसके व्यवसाय को बढ़ाने का कार्य कर सके। यानी व्यावसायिक शिक्षा, यानी वोकेशनल शिक्षा ग्रहण करने का जो पीरियड है वह +2 से शुरू हो जाता है। चौथा पॉइंट है उत्पादन संबंधी ज्ञान, यानी हम किसी भी पाठ्यक्रम का जब समय चयन करते हैं तो प्राथमिक के बाद अब हमेरा ये मोटिवेट है कि हम इससे क्या प्रोडक्शन ला सकते हैं, इसके द्वारा हम किस प्रकार का लाभ अर्जन कर सकते हैं। तो उसका मेन उद्देश्य हो जाता है +2 में आकर कि हम शिक्षा को किस प्रकार से अपने जीवन को लाभकारी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कला कौशल का ज्ञान। कला कौशल के ज्ञान से तात्पर्य है कि व्यक्ति शिल्प के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, गृह शिल्प के माध्यम से, वास्तुकला के माध्यम से अपने अंदर कला कौशल का निर्माण करना भी उसका उद्देश्य हो जाता है। क्योंकि माध्यमिक स्तर पर इन पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जा चुका है, और जब इन पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जा चुका है तो व्यक्ति या बालक या छात्र अपनी योग्यता के अनुसार अपने कला कौशल का निर्धारण करता है और अपने कला कौशल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आएंगे नेतृत्व का गुण। तो जब बालक युवा हो जाता है, किशोरावस्था में आता है 16 साल के बाद, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। तो माध्यमिक स्तर पर उसके अंदर नेतृत्व करने का विकास उत्पन्न होने लगता है और वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर किसी क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व करने का गुण आता है। यानी उसके उद्देश्य में कहीं ना कहीं नेतृत्व करने का गुण आ जाता है। यानी उसका उद्देश्य जो है वह प्राथमिक से कहीं ना कहीं आकर परिवर्तित हो जाता है, यानी उसके अंदर एक नेतृत्व करने का गुण आ जाता है। क्योंकि किशोरावस्था में बालक बिल्कुल परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है बालक का चहुमुखी विकास। तो +2 की जो शिक्षा थी वह कहीं ना कहीं बालक के पूरे होल चतुर्मुखी विकास से तात्पर्य था। यानी वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, संस्कृति रूप से, हर प्रकार से उसका विकास होना स्वाभाविक था। यानी बालक का जो हम पहले 10+2 10 की शिक्षा देते थे, 10+ की, उसमें कहीं ना कहीं बालक को ज्ञान की बातें बताई जाती थी और उसको इस समाज के साथ समन्वय करने की बात को रखा जाता था। लेकिन जब +2 की बात आती है तो बालक का चौमुखी विकास के बारे में ध्यान दिया जाता है। उसका कारण क्या है कि बालक उच्च शिक्षा के लिए प्रौढ़ता की ओर बढ़ रहा होता है। उसके मन में बहुत सी सारी जिज्ञासाएं होती हैं और इन जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं उसको अपने को आदर्श रूप में स्थापित करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक का जो चतुर्मुखी विकास है या चौमुखी विकास है वह कहीं ना कहीं उसकी नैतिकता का विकास करता है, उसके चरित्र का विकास करता है और इन सबके साथ उसके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का विकास करता है। क्योंकि अब बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण होने लगता है समाज में। तो माध्यमिक शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाने लगता है। प्राथमिक स्तर पे तो लोग बोलते हैं कि बच्चा छोटा है, लेकिन जब माध्यमिक स्तर पर बच्चा आता है तो उसके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का निर्धारण होने लगता है और उस व्यक्तित्व के निर्धारण के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके परिवार का निर्धारण किया जाता है, उसके समाज का निर्धारण किया जाता है, उसके परिवेश का निर्धारण किया जा सकता है और उसके विद्यालय का भी निर्धारण करता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक का जो चौमुखी विकास है वह माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही संपन्न हो पाती है और माध्यमिक शिक्षा का वर्गीकरण इसीलिए ही किया जाता है कि उसको पूर्ण रूप से हम मानव की ओर बनाने की ओर अग्रसर कर सकें। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये जो माध्यमिक शिक्षा है उसका स्वरूप इसीलिए इन कारणों से निर्धारित किया जाता है कि किस तरह से हम माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण करें, किस पैटर्न से हम माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण करें, किस पाठ्यक्रम का हम ज्ञान के रूप में उसको ग्रहण करें जिससे आने वाले उच्च शिक्षा में हमारा या उस बालक का विकास हो सके। तो कहीं ना कहीं एक इकाई के रूप में माध्यमिक शिक्षा कार्य करती है और इस इकाई को बनाने रखने के लिए कहीं ना कहीं यह माध्यमिक शिक्षा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10+2+3 का निर्धारण कहीं ना कहीं +2 की शिक्षा से होती है और +2 की शिक्षा ही उच्च शिक्षा को आगे की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत रहता है। तो माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा को सर्वमुखी, चौमुखी और सर्वांगीण विकास की तरह देखना चाहिए। या माध्यमिक शिक्षा को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण गुणों को विकास करती है, चौमुखी विकास करती है और सर्वांगीण विकास करती है, यानी पूरी तरह हर क्षेत्र में बालक का विकास करती है। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपको सब कुछ मिला होगा, यानी जो माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप को मैंने निर्धारित किया आपको स्पष्ट रूप से वह बातें समझ में आ गई होंगी और मेरी बातों को और ये जो चीज़ें हैं उसको आप पॉइंट आउट करते चला करिए। जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं उसको तुरंत अपने कॉपी पे नोट किया करिए और उसको जब जिस चीज़ में आपको कुछ पूछना हो, कोई परेशानी हो, उसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए और जब भी समय मिले आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।